हाय एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय चैनल। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने थ्योरी तक पढ़ा था, इवोल्यूशन वाली। ये नहीं था, इट वाज दिस, या इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स अ थ्योरी, है ना। ये वाला टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिया था। अगर हम नोट्स के फॉर्म में देखें सो ये रहा, है ना। तो हमने ये टॉपिक अपना पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब जो टॉपिक हमें पढ़ना है दैट इज़ योर एविडेंसेस फॉर द इवोल्यूशन। और मैंने आपको बताया था कि व्हाट आर द एविडेंसेस फॉर इट। देयर आर 4 एविडेंसेस। द फर्स्ट वन इज द पैलेंटोलॉजिकल. The first one is your paleontological evidence. The first evidence is your paleontological, यानी ये fossils वाला evidence. अरे बाप रे, the fossils वाला evidence. एक सेकेंड, ये fossils वाला evidence. दूसरा हमारा आता है embryological support for the evolution. The third one is the comparative anatomy. And the last one is हमारा ये एनाटमी के बाद यहाँ पे लिखा है कि नहीं, एक सेकेंड, दिस इन ब्री, हाँ यहाँ पे लिखा तो नहीं है, आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे लिखा है, बट ये वाला जो टॉपिक आता है आपका ये नेचुरल सिलेक्शन वाला, और जिसमें हम अडेप्टिव रेडिएशन भी पढ़ते हैं, वो जियोग्राफी के अंडर आता है। बट in this video we will main focus on the fossils वाला part and the embryological support for the evolution, ठीक है। इसके ऊपर हमारा मेन फोकस रहेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, है ना। हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव ऑन टू द एविडेंसेस फॉर द इवोल्यूशन, ठीक है। सो द हेडिंग विल बी evidences for evolution. Evidences for evolution, ठीक है। yes, so this is it. Evidences for evolution. So we will start with the paleontological evidences. The first one is paleontological evidences. Paleontological evidences, ठीक है। So we will start with the paleontological evidences. तो हम इसे थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, ठीक है। शुरू करते हैं। तो व्हाट इज द पैलेंटोलॉजी? पैलेंटोलॉजी समझते हैं पहले कि पैलेंटोलॉजी होता क्या है। सो पैलेंटोलॉजी इज द, लिखिए इस चीज को, ठीक, तो यहां से लिखना है, ठीक है। व्हाट इज पैलेंटोलॉजी? यहां से बनाना शुरू करते हैं। पैलेंटोलॉजी
इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, है ना, ठीक है, फॉसिल्स के बारे में पढ़ना, उसे हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स की स्टडी को पैलेंटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। सो व्हाट आर फॉसिल्स, अब ये भी तो दिमाग में आएगा कि ठीक है स्टडी ऑफ फॉसिल्स, बट फॉसिल्स एक्चुअल में क्या है। सो फॉसिल्स की अगर हम बात करें, सो फॉसिल्स are the preserved remains or impressions of hard parts ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स, यानी जो ऑर्गेनिजम्स अब नहीं रहे उनके इम्प्रेशंस या फिर कुछ ऐसे रिमेन्स जो किसी कारणवश दब गए सेडिमेंट्स में, रॉक्स में, है ना। मैंने क्या लिखा था, ऑफ एक्सटिंक्ट, हाँ, एक्सटिंक्ट organisms found in sedimentary rock strata, ठीक है। अब देखो समझो कि क्या होता है कि लेट सपोज कि जैसे ठीक है, इसको चेंज करते हैं कि जैसे ब्राउन कलर चाहिए मुझे, नहीं बनेगा मुझसे, हाँ बन जाएगा, ये है। जैसे कि लेट सपोज कि ये हमारी ज़मीन है, ठीक है। अब क्या हुआ कि कोई आंधी तूफान आया, ठीक है, कोई डिज़ास्टर हुआ, तो यहाँ पे इसके ऊपर एक और लेयर जम गई। अब यहाँ पे कोई एनिमल था जो कि मरा, लेट सपोज वो कोई, हम छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, कोई ऐसा कोई एनिमल है वो डेड हुआ, उसके रिमेन्स, उसके बॉडी पार्ट्स वो यहाँ पे इस तरीके से कवर अप हो गया। अब फिर से कोई डिज़ास्टर आया, फिर से उसको कवर कर दिया, फिर से ऐसे ऐसे करके बहुत सारी लेयर्स क्रिएट हो गई। जब हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो खुदाई करते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, खुदाई करते हैं, ठीक है, तो उन्हें ये डेड रिमेन्स ऐसे, जैसे मान लीजिए कोई पत्थर है, ये पत्थर है लेट सपोज, तो इस पत्थर पे कई बार जब वो रॉक निकालते हैं तो उन्हें इस तरीके से आपको इसकी छाप एक मिल जाएगी एनिमल की, तो इससे उन्हें पता चलता है कि ठीक है ये कोई ऑर्गेनिज्म रहा होगा कभी। फिर वो क्या करते हैं, डेटिंग वेटिंग के थ्रू आपका ये देख के कि कौन सी लेयर में वो जमा था। अब मान लो लेट सपोज ऐसे पता नहीं कितने ऑर्गेनिज्म होंगे, कोई यहाँ पे मिला होगा, कोई यहाँ पे मिला मान लो, और कोई यहाँ पे मिल गया, जैसे ये मिला। इसको देख के कि वो कौन सी लेयर पे मिला, इससे हमें ये पता चलता है कि ये वाला आपका ओल्डेस्ट रहा होगा, सबसे पुराना है, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, यानी ये कौन से एरा में थे, कौन से पीरियड में रहे होंगे, ये सब हम इसके थ्रू, डेटिंग वगैरह के थ्रू, और कौन सी लेयर में मिला उसके थ्रू पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक्चुअल में फॉसिल्स का के थ्रू एविडेंस एक हमें मिलता है कि कब कौन सा ऑर्गेनिज्म किस पीढ़ी में रहा, मतलब पीढ़ी तो नहीं कहेंगे, किस एरा में था, फिर क्या क्या चेंजेस आए, हमें और ऑर्गेनिज्म मिले, इसी तरीके से हमें पता चला, ठीक है। फिर हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस पे लिखते हैं हम, क्या होता है, इसी से लिखते हैं,
इसमें लिखते हैं डिफरेंट aged rock sediments different aged rock sediments contains fossils of different life forms of different life forms अब सुनो ध्यान से, क्या पाया गया कि जो रॉक्स थी ना, मान लो कि एक रॉक तो ये है जो चट्टानें मिली, और एक चट्टान ये है जो मिली। हमने कहा कि जो रॉक्स या जो यहाँ पे लिखो रॉक्स फ्रॉम अर्लियर एराज, यानी कि पहले के जो एरा थे, यानी स्टार्टिंग की बात हो रही है यहाँ पे कि जो पहले के एरा थे, कंटेन फ्यूअर, कम, यानी उसमें क्या था, कम एक तो कम लाइफ फॉर्म मिली और सिंपलर फॉर्म्स मिले। कैसी फॉर्म मिली? सिंपलर लाइफ फॉर्म्स मिली। सो सिंपलर फॉर्म्स थी, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जो पहले की रॉक्स थी ना, जब हम डेटिंग से पता करते हैं कि कितनी पुरानी रॉक है, कितने एरा, तो जो पहले के एराज थे, है ना, पुराने अर्लियर एरा थे, उनमें जो लाइफ फॉर्म्स मिली अधिकतर वो सिंपलर और कम लाइफ फॉर्म्स थी, और वो अधिकतर कौन सी थी? मैराइन थी। तो इससे क्या पता चलता है? देखो, सबसे पहला जो स्टार्ट हुआ था लाइफ का टाइम, वो मैराइन मतलब वाटर से स्टार्ट हुआ था। अब आप ये समझो, ओशियंस में मतलब स्टार्ट हुआ था ना, उस टाइम पे ओशियनिक हमने पढ़ा था। अब ये देखो, इसको तो शिट, काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, ये तो वो रॉक्स थी जो मान लो उन रॉक्स में हमने देखा कि कैसे लाइफ फॉर्म्स मिली। मान लो कुछ रॉक्स में से ये वाली जो रॉक्स हैं, दे आर द रॉक्स, ये कौन सी रॉक्स हैं? ये कौन सी रॉक्स है हमारी? लेटर स्ट्रेटा। बाद में जो हमने देखा, मान लो कि लेयर्स में भी अगर आप देखोगे तो ऊपरी जो लेयर थी, यानी बाद वाली, आप कह सकते हो, इसे मैं एक समराइज करूंगी एक और चीज में, लेटर स्ट्रेटा कंटेन लाइफ फॉर्म्स which are complex थी। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैमल्स के, है ना, ठीक है। और हम क्या कह सकते हैं कि मान लीजिए कि ये आपका ये डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट है, ठीक है, हमें पता है ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है, ठीक है, ये थर्ड लेयर है। तो हमने ये देखा कि जो पहले निचली लेयर थी ना, उस पे हमें कुछ मैराइन एनिमल्स के क्या मिले, फॉसिल्स, सॉरी, इम्प्रेशंस मिले।
ऊपर वाली लेयर में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई, तो लेट सपोज किसी फ्लावर का मिल गया, है ना। यहाँ पे हमें मोस्टली किसके मिले, आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे किसी, मैंने बहुत बकवास बनाया है, बट मैमल के आपको, ये तो चिड़िया की तरह भी नहीं लग रहा है, बट जो भी लग रहा है, मैमल का आपको एविडेंस मिला। तो इस तरीके से ये लेटर, ये अर्लियर था, एंड दिस पार्ट वाज द लेटर वन। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पर, कि पहली बात तो हमारा इससे ये पता चलता है कि एज के, इसके बारे में पता चलता है कि डिफरेंट एज की जो रॉक सेडिमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दूसरा हम एज कैलकुलेट करते हैं। दूसरी बात हमने क्या कहा, एजेस आर कैलकुलेटेड, एजेस आर कैलकुलेटेड using radioactive dating, कार्बन 12 की कार्बन 14 आई थिंक उससे की जाती है, बट अभी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें पढ़ना नहीं है। प्रिंसिपल्स ऑफ सेडिमेंटेशन, बस आपको ये जानना है कि इसके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि इतने साल पुराना है ना। सो दैट्स इट। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है, विच इज़ योर मिसिंग लिंक्स के बारे में। इसी के अंडर आती हैं हमारी मिसिंग लिंक्स। कुछ क्या आती हैं, मिसिंग लिंक्स आती हैं, जिनका जब हमें फॉसिल मिला या जिनके बारे में हमने जब पढ़ा तो हमें पता चला कि दे वर अ काइंड ऑफ मिसिंग लिंक बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज़ या फिर टू डिफरेंट ग्रुप्स। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल सबसे पहले लिखते हैं मिसिंग लिंक्स होती क्या हैं। सो मिसिंग लिंक्स क्या है हमारे पास, ऑर्गेनिजम्स that exhibit characters या फिर characteristics of two different taxonomic groups, showing the evolutionary transition। क्या शो करते हैं वो, कि इवोल्यूशन कैसे हुआ एक तरीके से, है ना, कि इससे क्या डेवलप हुआ। इवोल्यूशनरी, शोइंग द इवोल्यूशनरी, इसके लिए ना हम छोटा सा एक टेबल फॉर्मेट में लिखेंगे, इवोल्यूशनरी ट्रांजिशन फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर। ठीक है, सो ये होती है हमारी मिसिंग लिंक। अब इसका एक छोटा सा टेबुलर फॉर्मेट बनाते हैं। नहीं लेते हैं, रेड कलर लेते हैं। ठीक है, ये देखो, इसमें आपके एक सेकेंड, तो इसमें हम बनाएंगे 3, ठीक है, ठीक,
ठीक है। ठीक है। अब इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे नेम, फिर उसके बाद हम लिखेंगे उसके बारे में, एंड दैट्स इट। दो ही हैं मेन जिन पे आपको ध्यान देना है। द फर्स्ट वन पहले तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि हम क्या क्या लिखने वाले हैं। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, ये वाला पोर्शन। अरे यार शिट, सॉरी। ठीक है, इसको यहाँ थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। इवोल्यूशनरी ट्रांजिशन ग्रुप टू अनदर। ठीक है, तो हम लिखते हैं कि हमने किस किस चीज़ के बारे में पहले यहाँ पे लिखना है। एक सेकंड, वो लाइन कहाँ गई पता नहीं, कि जहाँ ही गायब हो गई। तो मैं पहले लाइन बना लेती हूँ उसके बारे में, एंड देन वो क्या बता रहा है। ठीक है, ठीक। तो पहले हम लिखते हैं, यहाँ पे हम कनेक्टिंग लिंक के बारे में लिखेंगे। यहाँ पे हम उस कनेक्टिंग लिंक के बारे में का नाम लिखेंगे। दो ही हैं, अभी भी बता रही हूँ। फिर उसके फीचर्स के बारे में लिखेंगे, फीचर्स प्रेजेंट, एंड देन लिखेंगे इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस। ठीक है, लिखते हैं। द फर्स्ट वन इज पहली वाली है आर्क्योप्टेरिक्स, जो कि आपको पता भी होगा, आपने कई बार इसका नाम सुना भी है, आर्क्योप्टेरिक्स। ठीक है, इट इज द फर्स्ट वन। इसके बारे में बात करते हैं। ये दो फीचर्स शो करता है। एक रेप्टिलियन फीचर शो करता है, जो कि क्या है, क्या है देखो, हम इससे लिखते हैं नॉन, ये विजिबल होगा कलर, हाँ होगा, नॉन न्यूमैटिक बोन्स, जैसे आपकी रेप्टिलियंस की होती है। टीथ इन जॉज, क्लॉज ऑन फिंगर्स, पंजे भी लेंगे। फ्री कॉर्डल वर्टिब्रे, यानी एटसेट्रा, और भी कुछ ऐसे फीचर्स हैं। ठीक है, जैसे कॉर्डल वर्टिब्रे के बारे में बात करा, वीक स्टर्नम के बारे में बात किया। तो ये तो आपका किसके करेक्टर हो गया, सेम रेप्टिलियंस की तरह। एवियन करेक्टर शो करता है, यानी बर्ड्स की तरह भी करेक्टर शो करता है। क्या क्या है वो, दीज आर योर फीदर्स, पंख होते हैं, पता है हमें। आर्क्योप्टेरिक्स की इमेज अगर आपने देखी होगी, अभी देखेंगे, बुक में है। बीक है, चोंच होती है इसके पास चिड़ियाओं की तरह। फोर लिम्स होते हैं जो कि मॉडिफाई हो चुके हैं विंग्स में, फोर लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स। और क्या है, एवियन हिंड लिम्स हैं,
एव्स की तरह क्या प्रेजेंट है, हिंड लिम्स। ठीक, एवियन हिंड लिम्स है। तो ये हमने आर्क्योप्टेरिक्स की बात की, जो कि यहाँ पे पूरा नहीं आएगा नेक्स्ट वाला, बट हम लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या चीज़ शो करता है, या क्या इससे हमें कंक्लूजन पता चला, या क्या इवोल्यूशनरी इसका सिग्निफिकेंस है। व्हाट इट प्रूव्स दैट birds are evolved from रेप्टिलियन एंसेस्टर्स, यानी कि रेप्टिलियन किससे इवॉल्व हुई हैं बर्ड्स, अपने रेप्टाइल एंसेस्टर्स से। रेप्टाइल्स उनके क्या हैं, तो हम इनका एक लाइन लिखते हैं, दैट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन। हाँ, हम लाइन लिखते हैं कि बर्ड्स आर glorified reptiles। ठीक है, समझ में आ गया। सो ये हमने बात की आर्क्योप्टेरिक्स के बारे में। दिस इज आवर फर्स्ट कनेक्टिंग लिंक, एंड जो कि एक पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस के अंदर आता है। द सेकेंड वन इज आर इक्थियोस्टेगा, बट उसके लिए हम पहले वैसा ही एक टेबुलर फॉर्मेट बना देते हैं, ताकि पता चल जाए कि उसी का पार्ट है। ठीक, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं लिखने के लिए, छोटा सा लिखना है, ठीक है। नाम, इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, द सेकेंड वन इज आर द सेकेंड वन इज इक्थियोस्टेगा। ठीक, इसके बारे में क्या पढ़ते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं दैट इट हैज़ फीचर्स ऑफ बोथ, इट हैज़ फीचर्स ऑफ बोथ फिशेस एंड एम्फीबियंस। तो एक इनके बीच में कनेक्टिंग लिंक शो करता है, फिश एंड एम्फीबियंस ऑफ कोर्स। सो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कनेक्ट्स फिशेस to amphibians। ठीक है, तो ये हो गई हमारी दो कनेक्टिंग लिंक्स जिनके बारे में हमने पढ़ा। एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट एविडेंस विच इज योर पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेकेंड वन विच इज एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, बट उससे पहले हम थोड़ा एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो, evidences that evolution of life forms has indeed taken place, evidence that evolution of life forms has indeed taken place on earth has come from many quarters. Fossils are the remains, किस एविडेंस की बात कर रहे हैं अब हम, फॉसिल्स से जो एविडेंस मिलते हैं, रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट्स ऑफ द लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन रॉक्स। रॉक्स फॉर्म सेडिमेंट्स, रॉक्स क्या बनाती है, सेडिमेंट्स बनाती है, एंड अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट
indicates the arrangement of the sediments one over the other during the long history of the earth. Different aged rock sediments contain fossils of different life forms. यानी अगर different age के जो rock sediments होते हैं उसमें different तरह की life forms मिलती हैं, who probably died during the formation of the particular sediment. Some of them appear similar to the modern organisms, है ना. वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि डायनासोर्स. A study of fossils in different sedimentary layers indicates the geological period in which they existed. The study showed that the life forms varied over time and certain forms are restricted to certain geological times. यानी कि कुछ लाइफ फॉर्म्स जो हैं रेस्ट्रिक्ट हो गई थी उस पर्टिकुलर जियोलॉजिकल टाइम पर ही, जैसे डायनासोर्स वगैरह. उसके बाद हम उनका कोई उन्हें हमें नहीं दिखता है, ठीक है, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. न्यू लाइफ फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैव अराइजन एट डिफरेंट टाइम्स इन द हिस्ट्री. ऑल दिस इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस. ठीक है, तो हमारा पहला एविडेंस यहाँ पे क्या मिला हमें, विच इज योर पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस. पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस. ठीक है. The next one is the embryological evidence. Do you recollect the method of the radioactive? कर लेना, recollect method for the radioactive dating and the principles behind the procedure. Principles of the sedimentation कहा था ना हमने, उसके चलो मैं एक बार इसको भी बता दूंगी, बट अभी नहीं, बाद में. वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट बाद में देख लेंगे. ठीक है. मेथड्स ऑफ द रेडियोएक्टिव. अब हम पहले आते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट के बारे में. ठीक है. सो अब हम देखेंगे एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस. ठीक है. सो वी विल मूव ऑन टू द एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस. Which one? Embryological evidences. ठीक है, तो इनको समझते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले एम्ब्रियोलॉजी होता क्या है, उसमें हम क्या पढ़ते हैं. तो एम्ब्रियोलॉजी में हम क्या करते हैं, इट इन्वॉल्व्स द कंपैरेटिव स्टडी. व्हाट इज एम्ब्रियोलॉजी? अरे बाप रे, ये एम्ब्रियोलॉजी involves comparative studies of embryonic development तो हम किसके स्टडीज़ पढ़ते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं अक्रॉस द स्पीशीज़. ठीक है. अब देखो कुछ चीज़ें हैं जो इन एविडेंसेस के अंदर में आते हैं. जैसे सबसे पहला आता है हमारा अर्ली डेवलपमेंटल सिमिलैरिटीज़ के बारे में. क्या है ये, लिखते हैं. The first one is early developmental similarities. अर्ली डेवलपमेंटल सिमिलैरिटीज़. ठीक है. हम कहते हैं कि जितने भी, इसमें देखो आपको इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट ये समझो कि जितने भी ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना,
सेलुलर एनिमल्स, सॉरी ऑर्गेनिजम्स नहीं, एनिमल्स हैं ना, उनकी लाइफ देखो कैसे स्टार्ट होती है. दे स्टार्टेड देयर लाइफ एज अ जाइगोट. उनकी लाइफ जो है ना, दे स्टार्ट एज जाइगोट, एंड देन यही जाइगोट इट अंडरगोज क्लीवेज. क्लीवेज की प्रोसेस के थ्रू ये बनाता है हमारा सॉलिड मॉर्यूला. मॉर्यूला फॉर्म होता है, एंड देन दिस मॉर्यूला फॉर्म्स ब्लास्टुला, एंड फाइनली गैस्ट्रुला. तो जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम पे इन स्टेजेस के थ्रू गुजरते हैं, एंड देन दिस गैस्ट्रुला फाइनली this gastrula finally forms germ layers जो कि हमारी क्या से हो सकते हैं, या तो मे बी डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक है ना, डिपेंडिंग ऑन कि कैसा. ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है. तो ये एम्ब्रियोलॉजी का एक एक आप कह सकते हो कि एक प्रॉपर सीक्वेंस है कि जाइगोट से स्टार्ट होना है और उसके बाद वो गैस्ट्रुला के बाद आपकी लेयर्स बनेंगी. तो ये सेम होता है, सिमिलर होता है सारे जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं. ठीक है. दूसरा चीज़ आती है हमारी, कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से. ठीक है. सेकंड चीज़ आती है रिजेम्बलेंस यानी सिमिलैरिटी अमंग वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज. यानी जो वर्टिब्रेट्स हैं ना, उनके एम्ब्रियोज जो हैं उनमें सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलती है. जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल हमने कहा ठीक है, तो हम इसे समझते हैं कि हम किस तरह के रिजेम्बलेंस की बात कर रहे हैं. हम कह रहे हैं कि जो फिश होती है, अर्ली एम्ब्रियो है किसका, अर्ली एम्ब्रियोज ऑफ व्हाट, आपकी जो फिश हैं, आपके जो सैलमेंडर हैं, टॉर्टॉइज हैं, सैलमेंडर, टॉर्टॉइज, चिक एंड ह्यूमन, चिक एंड ह्यूमन. यानी इनके जो एम्ब्रियोज हैं, व्हाट दे डू, दे शेयर features like vestigial एक सेकेंड, हाँ,
वेस्टिजियल एक सेकेंड वेस्टिजियल गिल स्लिट्स जैसे हमारी फिश के पास होती है, तो इन सारे एम्ब्रियो में बिहाइंड द हेड आपको क्या मिलेगी? गिल स्लिट्स मिलती हैं। बट दिस गिल स्लिट आर फंक्शनल ओनली इन फिश। आपको एडल्ट फिश में ही फंक्शनल देखने को मिलती है, एंड absent in other adult vertebrates। ठीक है, तो और आपको एडल्ट वर्टिब्रेट्स में ये देखने को नहीं मिलती है। एक और चीज़ कि जो एक और एविडेंस आता है एम्ब्रियोलॉजी का, जो आपको देखने को मिलता है, द थर्ड वन इज टेम्पोररी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स का, यानी जो आपको सिर्फ कहाँ पे मिलेंगे? एम्ब्रियो में मिलेंगे, ना कि एडल्ट में। ठीक है, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल structures present in embryos and are absent in adults। ठीक है, एडल्ट्स में क्या होंगे? absent होंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, कैसे एग्जाम्पल है इनका? क्या क्या एग्जाम्पल है? टूथ बर्ड्स एंड गिल क्लेफ्ट्स। किस में? बर्ड एम्ब्रियोज में, इन बर्ड एम्ब्रियोज। ठीक है, या फिर टेल या फिर गिल्स इन फ्रॉग टेडपोल्स, जो कि आपको टेल किस में नहीं मिलती? फिर जब फ्रॉग बड़ा हो जाता है, एडल्ट फ्रॉग में आपको टेल नहीं मिलती है ना। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट आता है हमारा एग्जाम्पल प्लांट एम्ब्रियो का। किसका? प्लांट एम्ब्रियो का, द फोर्थ वन। वैसे मैं याला रेड पेन तो नहीं यूज़ कर रही हूँ, याला आई थिंक है ना। प्लांट एम्ब्रियो एविडेंसेस, हाँ मुझे लग ही रहा था, ये वाला पेन नहीं था। प्लांट एम्ब्रियो एविडेंसेस देखते हैं। ठीक है, एम्ब्रियो एविडेंसेस समझते हैं। ठीक है, इसमें हम सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं पाइनस का। तो जो पाइनस के सीडलिंग्स होते हैं, यानी कि सॉरी हम किससे बनाऊँ? मैं से ऐसे बना देती हूँ, पाइनस का लेते हैं। पाइनस की जो सीडलिंग्स होती हैं, आप देखोगे कि उसमें जो है फोलिएज लीव्स आती हैं डायरेक्ट। मतलब कि मैं समझाती हूँ, लीव्स बियर सीडलिंग्स ऑफ पाइनस सीडलिंग्स bear foliage leaves directly on main stem, unlike adult plant।
बताती हूँ अभी कैसे। अनलाइक एडल्ट प्लांट्स, देखो जो पाइनस के सीडलिंग्स होता है ना, तो ऐसे समझते हैं, लेट सपोज हमने कोई देखा कि पाइनस का जो छोटा सा पेड़ आया है, उस पे जो ये स्टेम है उसकी, ठीक है, उस पे आप देखोगे कि उस पे ना जो लीव्स आ रही हैं वो डायरेक्टली आप स्टेम पे देखोगे इस तरीके से आती हैं, ठीक है, इस तरीके से स्टेम पे आ रही हैं। हम छोटे की बात कर रहे हैं, बचपन में, ठीक है, देख रहे हो आप ये डायरेक्टली लीव्स आ रही हैं। लेकिन जब वो एडल्ट बन रहा है या एडल्ट बन गया, तो उस टाइम पे जब हम देखते हैं कि वो ग्रो करा और वो बड़ा पेड़ बन गया है एक पाइनस का, तो आपने देखा होगा कि उस पे कभी भी ना ऐसे नहीं आती हैं। आप देखना हमेशा कि उसमें हमेशा पता है कैसे आती हैं लीव्स, मैं समझाती हूँ। जो एडल्ट का होता है ना, वो मेन ब्रांच में ना आके वो स्मॉल बंडल्स में ग्रो करती हैं इस तरीके से, अलग अलग लीव्स हैं ये छोटी छोटी जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये दिख रही है, तो वो आपने देखोगे ना इस तरीके से आती हैं, इस तरीके से ऐसे ऐसे कुछ आती हैं, वो बंडल्स में प्रेजेंट होती हैं रेदर देन डायरेक्टली अटैच टू द स्टेम। वो डायरेक्टली स्टेम से अटैच नहीं होती बल्कि ब्रांच से अटैच होती हैं, तो मेन ब्रांच से अटैच नहीं होती हैं। जो अल्टरनेटिवली ब्रांच आती हैं या फिर स्मॉल ब्रांचेस आती हैं उनसे अटैच होती हैं। लेकिन जब हम पाइनस के सीडलिंग्स की बात करेंगे तो वहाँ पे ये आपकी मेन ब्रांच से अटैच होती है। ये क्या है आपकी, दिस इज योर मेन ब्रांच, ये है आपकी मेन ब्रांच, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज योर साइड ब्रांच, साइड ब्रांच। और लीव्स कैसे प्रेजेंट है, बंडल्स में प्रेजेंट है, ना कि सिंगल अटैच्ड है विद द मेन स्टेम, ठीक है। तो पाइनस का एक है, तो ये क्या शो कर रहा है, देखो मैं इसको यहीं पे लिख देती हूँ, छोटा सा एक लाइन लिख देती हूँ, shows that ancestors of Pinus, कौन शो कर रहा है, कौन शो कर रहा है ये चीज़, मैं इसको भी लिख देती हूँ, ये चीज़ कौन शो कर रहा है, पूरा ही रेज करना पड़ेगा। देखो ये थोड़ा सा, आई नो इट्स लिटिल एक्स्ट्रा, बट आपको अगर थोड़ा क्लियरली टॉपिक को समझना है तो आपकी चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो मैं क्या लिख रही थी इसके बारे में, हाँ, दिस सीडलिंग जो कि कैसी है, टेम्पररी है ना, फिर तो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा प्लांट। जो ये टेम्पररी सीडलिंग्स हैं ये क्या शो करती हैं, शोज दैट ancestors of पाइनस, जो यानी एंसेस्टर्स थे पाइनस के, पहले जो पाइनस जहाँ से मतलब डेवलप हुआ है, वो नॉर्मल फोलिएज लीव शो करते थे, उनके पास नॉर्मल फोलिएज लीव्स थी जो कि कैसे ग्रो करती थी, डायरेक्टली ग्रोइंग ऑन मेन स्टेम। ये चीज़ ये शो करता है, तो ये एंसेस्ट्री को शो कर रहा है, ग्रोइंग ऑन मेन स्टेम। आई बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं एक और, विच इज योर ऑस्ट्रेलियन अकाशिया का, ऑस्ट्रेलियन अकाशिया, जिसे हम क्या कहते हैं, दोहा भी पढ़ते हैं हम कि
बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से पाए, कुछ ऐसी है। ऑस्ट्रेलियन एकाशिया के फाइलोट्स का एग्जाम्पल पढ़ते हैं। देखो अब हम ज़्यादा नहीं लिखेंगे, अब मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ। एक एग्जाम्पल ये है, ये क्या बता रहा है, इसमें क्या होता है कि जो आप इसके एडल्ट को देखोगे ना, इसके एडल्ट को अगर हम देखेंगे तो इनके पास जो इनकी जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं, फ्लैटेंड होती हैं। फ्लैटेंड लीफ स्टॉक प्रेजेंट होता है लीव्स पे, कॉल्ड फाइलोड्स, एडल्ट्स में, जो कि क्या करता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, थेसिस परफॉर्म करता है, ठीक है। लेकिन वहीं मैं अगर यंग सीडलिंग को देखूं, इसकी जो यंग सीडलिंग है, जो बच्चा है अभी छोटा सा है ना पौधा, वो उसकी जो लीफ होती है ना वो कैसी शो करती है, फुल्ली कंपाउंड होती है, फुल्ली कंपाउंड लीफ दिखती है। कैसी होती है, बाइपिन्नेट होती है। ठीक, समझ में आ गया। फिर वो धीरे धीरे ग्रो करती है और फिर वो उसके बाद क्या होती है, इसमें कन्वर्ट हो जाती है, आपके फाइलोड में कन्वर्ट होती है। ठीक है, क्या शो करता है ये चीज़, ये शो करता है, जगह है कि यहाँ पे इतनी, हाँ, दिस shows that how acacia has evolved, यानी पहले उसके पास कैसी लीव्स रही होंगी, कंपाउंड लीव्स। अब क्योंकि वो डेजर्ट एडेप्टेशन उसे करना पड़ा तो वो कैसी हो गई उसकी लीव्स, उसकी लीव्स फ्लैटेंड हो गई, फ्लैटेंड पेटियोल्स प्रेजेंट हो गया ताकि मोर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो सके। समझ में आ गई ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल आता है हमारा वैसे तो प्रोटोनेमा इन ब्रायोफाइट्स का, और एक आता है फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स इन जिम्नोस्पर्म्स, लेकिन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आगे होगा इसका जिक्र तो हम पढ़ लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास दो थ्योरीज आती हैं और डिफरेंसेस आते हैं, और उन दो थ्योरीज में एक थ्योरी है विच इज़ एक्सेप्टेड एंड द अनदर थ्योरी इज रिजेक्टेड। द एक्सेप्टेड वन इज द कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर की, बेयर का जो लॉ था, और रिजेक्टेड कर दिया था अर्न्स्ट हैकल के बायोजेनेटिक लॉ को। तो पहले हम डिसप्रूव्ड वाली पढ़ते हैं विच इज़ योर अर्न्स्ट हैकल बायोजेनेटिक लॉ, इसको पढ़ते हैं। तो रेड पेन से हेडिंग डालते हैं, विच इज़ योर अर्न्स्ट, मैंने स्पेलिंग नहीं लिखी है सही, अर्न्स्ट हैकल्स, अर्न्स्ट हैकल्स बायोजेनेटिक लॉ, ठीक है। अर्न्स्ट हैकल का बायोजेनेटिक लॉ, इसके बारे में लिखते हैं। मैं कुछ अलग सा कलर, हाँ ठीक है, इसको पढ़ते हैं। इन 1866, ये एक्स्ट्रा है, ये तो मैंने बनाया ही, रेड से लिखा है हेडिंग, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, आपको ध्यान नहीं देना है, मतलब ध्यान देना है बट आपको यू नो यू डू नॉट हैव टू जस्ट रट्टाफिकेशन इट, ठीक है। अर्न्स्ट हैकल proposed what, biogenetic law, बायोजेनेटिक लॉ। उन्होंने एक फेमस फ्रेज अपना दिया, द फ्रेज वाज ऑन्टोजेनी
ontogeny repeats phylogeny. ठीक है, क्या है इसका मतलब? ऑन्टोजेनी क्या होता है पहले हम ये समझते हैं, व्हाट इज़ ऑन्टोजेनी। तो ऑन्टोजेनी का मतलब होता है डेवलपमेंटल history of an individual organism from a single celled zygote to an adult। यानी कि जो डेवलपमेंटल हिस्ट्री है पूरी, उसके बारे में हमने बोला ऑन्टोजेनी में। ठीक है, फाइलोजेनी क्या है? उसी तरीके से फाइलोजेनी समझते हैं। व्हाट इज़ फाइलोजेनी? इट इज़ द इवोल्यूशनरी, कि कैसे उसका इवोल्यूशन हुआ है, उसकी हिस्ट्री के बारे में बात करता है फाइलोजेनी। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ अ स्पीशीज ओवर जियोलॉजिकल टाइम। ठीक है, हैकल ने क्या कहा, इस पे बात करते हैं। व्हाट हैकल क्लेम्ड या व्हाट हैकल सेड इज he claimed that during, यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे कोई इंडिविजुअल जो होता है वो कुछ स्टेजेस के थ्रू पास करता है। ठीक है, अलग अलग डिफरेंट स्टेजेस जो कि सेम होती हैं, रिजेंबल करती हैं एडल्ट फॉर्म से, उसके एंसेस्टर का जो एडल्ट फॉर्म होगा ना उससे रिजेंबल करती हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैं बताऊंगी, तो पहले हम लिख लेते हैं। ड्यूरिंग इट्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट an individual passes through stages that resemble the adult forms of its ancestors। यानी कि इन सीक्वेंस देखो, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल हम इंसान की बात करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, ह्यूमन की बात करते हैं। ठीक है, ह्यूमन एम्ब्रियो की बात करते हैं। हम कहते हैं कि हैकल ने कहा कि जो ह्यूमन एम्ब्रियो है उसका जो डेवलपमेंट होता है वो कुछ सीक्वेंस में होगा। कि आप देखोगे कि जो एम्ब्रियो है पहले आप देखोगे कि उसमें एक गिल स्लिट प्रेजेंट है। ठीक है, फिर आप देखोगे कि टेल आई जैसे टैडपोल में होती है। फिर आप देखोगे कि एक सेकेंड, हाँ, टेल आई। और फिर आप देखोगे कि उसमें क्या कहा हमने, हाँ, रेप्टाइल का कैरेक्टर देखने को मिलेगा। फिर आपने कहा कि उसी तरीके से, अरे यार ये तो एक्स्ट्रा बना दिया, वो
फाइनली एक ह्यूमन बेबी में डेवलप होता है। यानी पहले वो फिश का कैरेक्टर शो कर रहा है, फिर वो किसी एम्फीबियन का, या फिर यू नो ये वाला जो पोर्शन है देखो, pharyngeal pouches यानी गिल स्लिट एंड अ टेल, क्लेमिंग दैट अ ह्यूमन एम्ब्रियो लिटरली रीइनैक्ट्स बीइंग एन एडल्ट फिश। फिर उसके बाद टेल से होता हुआ गुजरते हुए आपने देखा है कि टैडपोल में भी टेल प्रेजेंट होती है। फिर उसके बाद आप देखते हो एडल्ट रेप्टाइल में। तो इस तरीके से वो रीइनैक्ट करता है, रिकैप्चुलेट करता है फाइलोजेनी को। बट ये बिल्कुल ही क्या था, गलत है, इसे डिस्कार्ड कर दिया गया था। द नेक्स्ट वन इज योर अर्नस्ट हैकल। तो क्या कहा हमने, जो नेक्स्ट है हमारे वो है कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर। कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर्स लॉ। वॉन बेयर्स लॉ क्या दिया था इन्होंने, रिकैप्चुलेशन प्रिंसिपल्स। ठीक है, इन्होंने इस पे बात की थी, क्या कहा था, अब हम समझते हैं इसी चीज़ को। यहाँ पे भी मैंने अंडरलाइन नहीं किया था, तो मुझे यहाँ करना है, बिकॉज दिस वन इज द एक्सेप्टेड, मोस्ट एक्सेप्टेड वन, अर्नस्ट वॉन बेयर्स लॉ, रिकैप्चुलेशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो क्या बात की थी उन्होंने इसमें, इन्होंने पहले तो ये जानते हैं हु इज अर्नस्ट वॉन बेयर। तो he is known as the father of modern embryology। modern embryology, ठीक है, he is known as father of modern embryology। ठीक है, इन्होंने अपना क्या किया, इन्होंने जो वॉन बेयर्स लॉ था वो दिया, और what he did, देखो what he claimed या फिर what he said, what he gave the von Beers law, which what contradicted किसको, किसके कॉन्ट्राडिक्शन में था, हैकल्स के हैकल्स कोर क्लेम। हैकल ने जो क्लेम किया था उस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करता है हमारा जो वॉन बेयर का लॉ था, वो क्या है, अब हम उसे पढ़ते हैं, समझते हैं। व्हाट हैकल वॉन डिस्कवर्ड, वॉन बेयर discovered क्या, कि जो डेवलपमेंट होता है ना, एम्ब्रियो डेवलपमेंट मूव्स फ्रॉम, कैसे होता है, जनरल ट्रेट से होता हुआ जाता है डेवलपमेंट। यानी पहले जब आप देखोगे जो अर्ली एम्ब्रियो होगा उसमें आपको कुछ जनरल ट्रेट्स दिखेंगे जो कि सब में सिमिलर होंगे, टू स्पेसिफिक ट्रेट। जब वो पूरा डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो तब आप देखोगे कुछ स्पेसिफिक ट्रेट जो शायद सिर्फ उस इंडिविजुअल में ही प्रेजेंट होंगे बजाय किसी और स्पीशीज़ के एम्ब्रियो में, ना कि नॉट फ्रॉम द डेवलपमेंट। क्या नहीं शो करता,
ancestral trait, not from the ancestral adult traits, adult traits, adult traits to modern adult traits, to modern adult traits। ठीक, समझ गए? अब इसको ना हम एक उस तरीके से लिख सकते हैं, इनका एक टेबल बना के टेबुलर फॉर्म में, सॉरी, ठीक है। समझते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे फीचर्स, यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? फीचर्स की बात करेंगे। यहाँ पे हम अर्नस्ट हैकल के पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे एंड यहाँ पे हम वॉन बेयर के देखेंगे, सॉरी। ठीक है, तो हम हेडिंग डालते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम फीचर्स, फीचर्स। यहाँ पे लिखते हैं अर्नस्ट हैकल, अर्नस्ट हैकल्स, अरे अर्नस्ट हैकल्स व्हाट बायो जेनेटिक लॉ। ठीक है, और यहाँ पे हम देखेंगे, तो आपको ना वो ऊपर जितनी सारी बातें लिखी हैं वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप ये अगर समरी लिखना चाहते हैं तो अपने नोट्स में सिर्फ समरी उतार सकते हैं। और वो इसलिए लिखवाया यार मैंने कि आप भूल ना जाओ, आपको पता हो इंडीड की क्या चीज़ें हैं। तो दिस वन इज़ कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर्स लॉ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं फीचर्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कोर स्टेटमेंट्स क्या थे दोनों के। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं? कोर स्टेटमेंट्स। फिर हम देखेंगे स्टेज रिजेम्बलेंस के बारे में क्या बात की। ठीक है, स्टेज रिजेम्बलेंस। एंड फिर हम देखेंगे हाँ, फीचर्स में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कोर स्टेटमेंट्स की। नहीं, इसको लेती हूँ। ठीक है, मैंने कुछ तो गड़बड़ करी होगी। हाँ, ये ठीक, हमने कहा सबसे पहले मैंने बात की है कोर स्टेटमेंट्स की। कोर स्टेटमेंट क्या था दोनों का। ठीक है, तो देखते हैं क्या था कोर स्टेटमेंट। इन्होंने कहा ऑन्टोलॉजी, ऑन्टोजेनी, इन्होंने हैकल ने ऑन्टोजेनी, हैकल का जो लॉ था वो यही क्लेम करता था दैट ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, फाइलोजेनी यानी कि एडल्ट सॉरी एम्ब्रियो repeats adult
इवोल्यूशनरी स्टेजेस। ठीक है ना। अब मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो मैंने आपको बता दिया है। व्हाट डज दिस सेंटेंस मीन। जिस तरीके से उसका इवोल्यूशन हुआ है वो ही इंडिविजुअल का जो एम्ब्रियो है वो शो करता है, उसके जो डिफरेंट स्टेजेस हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज़, वॉन बेयर ने क्या कहा, वॉन बेयर के लॉ कहता है कि एम्ब्रियोज ट्रांजिशन फ्रॉम जनरल ट्रेट्स टू स्पेशलाइज्ड ट्रेट्स। यानी कि जनरल ट्रेट से स्पेशलाइज्ड या स्पेसिफिक ट्रेट्स की तरफ डेवलपमेंट होता है, ना कि एंसेस्ट्री के बेसिस पे। ठीक है, ये समझ गए। अब हम समझते हैं कि मुझे पहले ही लिख देना चाहिए था, कोर स्टेटमेंट के बाद हम देखेंगे स्टेज रिजेम्बलेंस के बारे में क्या कहा है। स्टेज रिजेम्बलेंस, ठीक है। फिर साइंटिफिक एक्सेप्टेंस के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? साइंटिफिक, यानी साइंटिफिकली एक्सेप्ट किया कि नहीं किया थ्योरी को, एक्सेप्टेंस या लॉ को। ठीक है, ठीक। तो हम इसका समझते हैं। हैकल का क्या था? हैकल ने कहा, ही क्लेम्ड दैट ह्यूमन एम्ब्रियो, उन्होंने जिस चीज़ का एग्जाम्पल दिया, जैसे ह्यूमन एम्ब्रियोज की जो डिफरेंट स्टेज है ना एम्ब्रियो की, ह्यूमन एम्ब्रियोज पास थ्रू द एडल्ट फॉर्म ऑफ, यानी आप समझ रहे हो कि जो उसके एम्ब्रियो है ना ह्यूमन के, वो किससे पास ऑन करते हैं। आप देखोगे डिफरेंट स्टेजेस पे कि कभी वो एडल्ट फिश की तरह दिखेगा, कभी वो रेप्टाइल की तरह दिखेगा, जो कि एक्चुअल में सच नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, मतलब ठीक है। इन्होंने क्या कहा, व्हाट ही शोज दैट embryos रिजेंबल दी, किससे रिजेंबल करता है? दी एम्ब्रियोज ऑफ एंसेस्टर के जो एम्ब्रियो थे ना, उनसे रिजेंबल करता है ना। फिश के एम्ब्रियो से हमारा एम्ब्रियो रिजेंबल करता है किस स्टेज पे? बिकॉज इट शोज द प्रेजेंस ऑफ द गिल स्लिट, है ना। हमें गिल स्लिट दिखाई देती है, टेल दिखाई देती है, टैडपोल पे भी आपको टेल दिखेगी। तो एडल्ट फॉर्म से कभी भी नेवर देयर एडल्ट फॉर्म रिजेंबलेंस नहीं शो करता है। ठीक है, एक्सेप्टेंस की बात करते हैं। नो डाउट जो अर्नस्ट हैकल की का बायोजेनेटिक लॉ था, इट वाज डिसअप्रूव्ड ऑन केयरफुल एग्जामिनेशन। जब केयरफुल एग्जामिन किया तो उसे क्या कर दिया गया? डिसप्रूव कर दिया गया। एक्सेप्टेड एज इट गिव द accurate explanation of developmental embryology।
एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। तो इसे अप्रूव कर दिया था, इट वॉज नॉट एक्सेप्टेड, इट वॉज डिसप्रूव्ड एंड दिस वन इज़ एक्सेप्टेड। ओके, सो दैट्स इट। तो ये थी, ये देखो आपको ना इतना सारा यहाँ से लेकर, ये जहाँ से मैंने लिखवाया अर्नस्ट हैकल वाला बायोजेनेटिक लॉ, जहाँ पे स्टार लगाया, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से बस ये टेबल बना सकते हो, बस आपको पूरा वो सार मिल जाएगा। अब एनसीईआरटी एक बार रीड कर लेते हैं। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस का तो हमने रीड कर लिया था, अब एक बार फाइलोजेनेटिक एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस का देखते हैं। छोटा सा पैराग्राफ है, इसको रीड आउट कर लेते हैं, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज आल्सो proposed by the Ernst Haeckel based upon the observation of certain features during embryonic stage common to all the vertebrates that are absent in adult. For example, embryos of all vertebrates, including human, develop a row of vestigial gills just behind the head, but it is a functional organ, है ना, हमें पता है इस बारे में। Only in fish, जो हमने लाइन लिखी है, not found in any other adult vertebrates, ठीक है। This proposal was disproved on careful study performed by the Ernst von Baer। उन्होंने क्या करा, इसको डिसप्रूव कर दिया है। What he said, he noted that the embryos never pass through the adult stages of the adult other animal। उन्होंने क्या कहा, वो किससे गो थ्रू करती है, it always, what he said, that embryo resembles to the embryos of ancestors never their एडल्ट फॉर्म से कभी भी रिजेंबल नहीं करता, वॉन बेयर ने कहा था। और उन्होंने क्या बोला था, व्हाट डज ही सेड, कौन आपके अर्नस्ट हैकल ने कहा, अरे बाप रे, अर्नस्ट हैकल ने आपका कहा कि एम्ब्रियो repeats adult की evolutionary stages, ठीक है। तो ये हमने कहा, ये किसने कहा था, आपका अर्नस्ट हैकल ने, बट इट वाज डिसप्रूव्ड, ठीक है, ये डिसप्रूव्ड हो गया था एंड इट वाज एक्सेप्टेड, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और आई नो कि ये बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी वीडियो, बट आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और ठीक है, थोड़ा बहुत कई बार आगे पीछे बढ़ जाता है टाइम। सो दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते। और वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।